जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता ही होगा कि इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो था व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, यानी क्या है। तो इसका आज हम पार्ट 3 को जानेंगे। पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 को जाने थे, 2 को जाने थे, आज हम 3 के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको बता ही दिए थे जो क्या कर रहा है व्यापार से साम्राज्य, यानी क्या है। तो व्यापार से लेकर साम्राज्य तक सत्ता स्थापित की है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में हमको इस चैप्टर में जानना था, जो हम जानते आ रहे हैं। जैसा कि आपको बताए थे, जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो व्यापार की नीति से भारत में आई थी, और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर अपना औपचारिकरण करने लगी, यानी क्या है। तो ये धीरे धीरे अब वहां पर यानी भारत में अपना व्यापार शुरू करने लगा, सत्ता स्थापित करने लगी। तो और विभिन्न जो शासक होते थे उनको पराजित करके उनके राज्य को हड़पने लगे थे। तो जिसमें आपको विभिन्न युद्ध के बारे में बताए थे, जिसमें बताए थे अंग्रेज द्वारा 1651 ईस्वी में सर्वप्रथम हुगली नदी के किनारे बंगाल में कोठी खोली गई थी, और वहां बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उनको हराया था अंग्रेज। उसके बाद दूसरी युद्ध की बात करेंगे तो वो पलासी की युद्ध हुई थी, जिसमें भी अंग्रेज की जीत हुई थी। उसके बाद हम बक्सर की युद्ध की बात करेंगे, जो 1764 ईस्वी में हुई थी, और उसमें भी अंग्रेज की जीत हुई थी। तो आज हम और आगे जानेंगे, जो है आगे मराठा से भी युद्ध अंग्रेजों ने किए थे, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कौन कौन से टॉपिक को जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे मराठों से लड़ाई के बारे में, यानी मराठा साम्राज्य के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जिसके हम संस्थापक की बात करेंगे तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम जानेंगे सहायक संधि के बारे में, सहायक संधि क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे विलय नीति, यानी क्या है। तो विलय नीति जो है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, और इसमें क्या क्या नीति के बारे में बताया गया था, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। उसके बाद हम जानेंगे नए शासन की स्थापना, यानी क्या है। तो नए शासन की स्थापना होती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। उसके बाद नई शासन व्यवस्था है, यानी क्या है। तो अब नई शासन व्यवस्थाएं होती है, जो 1772 के अंतर्गत 2 अदालतों का निर्माण होता है, जिसमें हम बात करेंगे दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत के बारे में। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं पहले टॉपिक की ओर से, जो है मराठों से लड़ाई। तो इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, अंग्रेज पिछले यानी कुछ समय से जैसे अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए और अपने कठपुतलियां बनाने के लिए लोगों को हराने लगे, यानी विभिन्न युद्ध करने लगे थे, और आखिरकार युद्ध में उन्हीं की विजय होती थी, और विभिन्न युद्ध को भी उन्होंने विजय प्राप्त की है। तो उसी तरह मराठाए से भी बहुत सारे युद्ध किए हैं, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। मराठाओं से क्षेत्रीय विस्तार के लिए, यानी अब अंग्रेज को धीरे धीरे भारत के सभी जो शासन क्षेत्र था उसमें लोभ होने लगती है, और वो धीरे धीरे अब मराठाओं पर विजय प्राप्त करना चाहता था, और उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता था। तो इसलिए अंग्रेज द्वारा 3 युद्ध लड़े गए थे मराठाओं से। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में, और किसकी जीत होती है इसके बारे में। तो पहले हम बात करेंगे प्रथम युद्ध की, यानी क्या तो आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी क्या तो प्रथम। इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम द्वितीय युद्ध के बारे में जानेंगे, यानी क्या तो द्वितीय।
उसके बाद हम तृतीय युद्ध के बारे में जानेंगे, यानी कहते हैं तृतीय युद्ध। अभी इसके हम जानेंगे युद्ध का समय के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे पहले आंग्ल मराठा की युद्ध की, तो वो 1775 ईस्वी, यानी क्या तो 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक हुई थी, जिसमें कहे तो दोनों में से यानी मराठा और अंग्रेज दोनों में से किसी की भी जीत नहीं हुई थी, तो इसको भी याद रखेगा। उसके बाद हम द्वितीय युद्ध की बात करेंगे, तो वो 1803 से 1805 ईस्वी तक, यानी क्या तो द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1803 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसमें ना अंग्रेज जो है वह मराठाओं के विभिन्न क्षेत्रों में कब्जा कर लिया है। जैसे कहे तो उड़ीसा में कब्जा कर ली थी, उसके बाद भारत के उत्तर में भी कर लिया था, जैसे कि कहे तो आगरा, उसके बाद कहे तो दिल्ली। इन सभी क्षेत्र में द्वितीय युद्ध के दौरान अंग्रेज जो है वो अब अपना यानी क्षेत्र में मिला लिए थे पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र को, जैसे में आपको बताएंगे उड़ीसा, जैसा कि बताया ही है, उसके बाद आगरा, दिल्ली और भी विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में मिला लिए थे। और अंतिम जो युद्ध हुई थी उसमें अब अंग्रेज जीत प्राप्त कर लिया, यानी मराठाओं को हरा दी थी। तो तृतीय युद्ध जो है 1817 से 1819 ईस्वी, तो इसको याद रखेगा। और जब तृतीय युद्ध होती है तब अंग्रेज के द्वारा मराठाओं को 1818 ईस्वी में हरा दी जाती है, यानी 1818 ईस्वी में ही हरा दी जाती है। और अंतिम यानी क्या तो 1819 ईस्वी में मराठाओं की आखिरकार जीत हो ही जाती है, सॉरी अंग्रेज की जीत हो ही जाती है। और अंग्रेज द्वारा अब मराठाओं के जो क्षेत्र था, शासन क्षेत्र था, वो भी अपने राज्य में मिला लेता है अंग्रेज। तब जाकर अब बात करेंगे अंग्रेज की शक्तियां की, तो अब अंग्रेज काफी शक्तिशाली हो गई थी और भारत के विभिन्न क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिए थी, और वहां के जो लोग होते थे उनको कठपुतलिया के तरह अपने इशारों पर नचाते थे, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे जानते हैं अगले टॉपिक की, जो है सहायक संधि, जो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा 1798 ईस्वी में आया था। यानी क्या है तो सहायक संधि क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सहायक संधि जो है वह लॉर्ड बेलेजली के द्वारा 1798 ईस्वी में आई थी, और इसमें इस युद्ध जो इस संधि का उद्देश्य की बात करेंगे, और ये इस जो संधि हुई थी उसके बाद जो अंग्रेजी शासन थे, जो शासक होते थे, जो सैनिक होते थे, उनका क्या कहना था इसके बारे में जानते हैं। तो इस संधि का उद्देश्य था, ये भी अंग्रेज के द्वारा ही लाया गया था, जो लॉर्ड बेलेजली थे। तो उनका कहना था अब जो बचा हुआ क्षेत्र है, जैसे कि आधा क्षेत्र की बात करेंगे तो वो तो अंग्रेजी सैनिक अपने युद्ध के माध्यम से अपने अंडर कर लिया था, और जो बचा हुआ क्षेत्र था वो अब शासकों के हाथ मतलब साम्राज्य में था। तो अंग्रेज का कहना था कि जो अब जो क्षेत्र बचा हुआ है उस पर हर एक क्षेत्र में एक अंग्रेजी सैनिक होना अनिवार्य है, यानी उनका कहना था हमारे तरफ से एक अंग्रेज सैनिक आपके क्षेत्र में रहेगा, और उसका हम वेतन की बात करेंगे तो वो उस समय के जो शासक होते थे उनके द्वारा दिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे, और जो वो सैनिक रहेगी वो शासक के जो मामलाएं होती थी उसमें दखल अंदाजी करेगी, और जो शासक था, जो शासक का जो सैनिक की बात करेंगे जो अंग्रेज के द्वारा आया था, वो अपने मतलब सैनिक अपने जो अंग्रेजी के जो मुख्य होते थे उनको शासक के गतिविधियां को बताते थे, और आखिरकार इनके भी क्षेत्र को उन लोगों ने अपने क्षेत्र में मिलाने की कोशिश करती थी, तो इसलिए सहायक की संधि हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं विलय नीति के बारे में। विलय नीति क्या होता है, और हम बात करेंगे विलय नीति को लाने वाले
के बारे में, तो विलय नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आया था। और लॉर्ड डलहौजी का हम शासनकाल की बात करेंगे तो उसका शासनकाल था 1848 से 1856 ईस्वी। तो इसको याद रखिएगा। तो हम जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की संधि क्यों आई थी। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो मध्यकालीन में जो मतलब राजगद्दी होती थी, उसके उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो एक ही परिवार के जो लोग होते थे वो बारी बारी से शासन करते थे, यानी कहे तो वंशागत ये उत्तराधिकारी बनते थे। लेकिन बात करेंगे अगर किसी भी शासक की अगर पुत्र यानी पुत्र नहीं होगा तो वो राजगद्दी पर बैठेगा कि नहीं, इसके बारे में जानना है। जैसा कि आपको बताए थे, मुगल साम्राज्य में एक थी रजिया सुल्तान, जो एक शासिका थी जिनको लोगों ने शासक मानने से इनकार कर दिया और आखिरकार उनको जो राजगद्दी था उससे छोड़कर हटना ही पड़ा था। तो लॉर्ड डलहौजी का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जानते हैं। अगर कोई जो शासक होता है और उसका कोई अपना पुत्र नहीं होता है, यानी एक शासक राजगद्दी पर बैठा हुआ है और उसका कोई अपना पुत्र नहीं है, तो वो दूसरे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता है, यानी अपने पुत्र को ही बनाएगा और दस्तक पुत्र जो होते हैं उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। और जो उनका जो शासन क्षेत्र होता है, जो राजगद्दी का जो क्षेत्र होता है, यानी उस राजा के अंदर में जो क्षेत्र होता है, वो राजा के मृत्यु के बाद अब वो अंग्रेजी शासन अपने राज्य में मिला लेंगे। और अंग्रेज के द्वारा मिला लिया भी गया था कुछ क्षेत्र के बारे में। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं अंग्रेज द्वारा कौन कौन से क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो पहले तो बात करेंगे तो संतारा जो क्षेत्र था उसको उसके जो राजगद्दी पर जो शासक होते थे उनका कोई अपना पुत्र नहीं था, तो दस्तक पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बना। तो उस 1848 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा इसका शासन क्षेत्र को अपने शासन क्षेत्र में मिला लिए थे। उसके बाद दूसरा जो है वह संभलपुर है, उसको भी अंग्रेज के द्वारा 1850 ईस्वी में अपने शासन क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद तीसरा की बात करेंगे तो वो उदयपुर है, उसको भी अंग्रेज के द्वारा 1852 ईस्वी में अपने शासन क्षेत्र में मिला लिया गया। और अब बात करेंगे झांसी और अवध की, तो झांसी को भी अंग्रेज के द्वारा 1854 ईस्वी में अपने क्षेत्र में मिला लिया गया। और अवध लास्ट है अवध, तो अवध का भी जो क्षेत्र जो था वो अब अंतिम रूप से 1856 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा, यानी अंग्रेज कौन, जो लॉर्ड डलहौजी है वो अब अवध को भी अपने क्षेत्र में 1856 ईस्वी में मिला लिया। तो विलय नीति का मुख्य उद्देश्य यही था, अगर दस्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाए और उसका जो शासन क्षेत्र है वो अपने अंग्रेज शासन क्षेत्र में मिला ले, तो यही डलहौजी का मुख्य नीति था। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं नए शासन की स्थापना के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे वारेन हेस्टिंग, यानी जो नई शासन की व्यवस्था की बात करेंगे वो उस समय वारेन हेस्टिंग मतलब गवर्नर थे, तो इसको याद रखिएगा। और हम वारेन हेस्टिंग के हम गवर्नर काल की बात करेंगे तो वो 1772 से 1750 ईस्वी तक था। और ये एक बार बंगाल के गवर्नर थे और दूसरी बार बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो पहली बार हम की बात करेंगे तो पहले 1772 से 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक पहले ये बंगाल के गवर्नर थे। और जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी, यानी ये भी आप याद रखिएगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जाना गया। तो अब हम इनके काल के बारे में जानते हैं, यानी गवर्नर जनरल के काल के बारे में। तो 1774 से 1785 ईस्वी तक, तो इसको भी आप याद रखेगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में आया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो ये
वारेन हेस्टिंग जो है वो अब अपने इंग्लैंड लौट गए थे, वो 1785 ईस्वी में। तब इन पर बंगाल के जो शासक होते थे उनके द्वारा महाभियोग लगाया गया था। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं, महाभियोग क्या होता है। ये महाभियोग के बारे में हम जानते हैं। तो महाभियोग वो होता है, यानी कोई भी अगर जो शासक होते हैं वह संविधान के नीतियों का पालन नहीं करते हैं और अपने शासन क्षेत्र में कोई गड़बड़ी करते हैं और मतलब कुछ घोटाला करते हैं और उनके जो शासन कर रहे हैं उनसे लोगों की मानसिकता, यानी कहे तो लोग जो है उन पर विश्वास नहीं करते हैं कि वो सही तरह से जो शासन अपने क्षेत्र में किए हैं, इसलिए लोगों द्वारा उन पर महाभियोग लगाए जाते थे। तो महाभियोग किन पर लगाए जाते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो महाभियोग जो है वह राष्ट्रपति पर लगा सकते हैं, यानी कहे तो राष्ट्रपति पर। इनको शासन काल के दौरान अपने सत्ता से हटाने के लिए उन पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो और भी मुख्य न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगते हैं, यानी कहे तो मुख्य न्यायाधीश। इन सभी का अगर हम ये शासन काल की बात करेंगे, यानी इनका अगर शासन काल 20 से 25 होगा, यानी 20 से 25 होगा, तो इन्हीं के शासन काल अगर बचा भी रहेगा तो इन पर हम महाभियोग लगाकर इनको हम पद से हटा सकते हैं। तो इसलिए इन पर शासन काल मतलब महाभियोग लगाया जाता है। तो उसी तरह बंगाल के जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, इन पर बंगाल के लोगों के द्वारा ये महाभियोग लगाया गया था और 7 वर्षों तक महाभियोग का जो केस होता है ये वारेन हेस्टिंग को मतलब लड़ना पड़ा था। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं नई शासन व्यवस्था के बारे में। यानी कहे तो नई शासन व्यवस्था जो है वह 1772 ईस्वी के मतलब दौरान 2 अदालतें बनाई गई थी। यानी कहे तो 2 अदालतें और ये जो 2 अदालत है उसमें एक है दीवानी और एक है फौजदारी अदालत। तो हम इसके बारे में जानते हैं, दीवानी अदालत क्या होती है, फौजदारी अदालत क्या होती है। तो दीवानी जो अदालत होती है उसमें जो औपचारिक यानी कहे तो आपराधिक मामलों की केस के बारे में मतलब बताया जाता है, और फौजदारी जो अदालतें होती है उसमें नागरिकता यानी जो नागरिक के जो केस होते हैं इनके बारे में इसमें सुनवाई होती है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।